नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंशों का निर्गमन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे अंश की कि अंश किसे कहते हैं। तो जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो निवेशकों की यानी कि इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए कंपनी अपनी अंश पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी यूनिट्स में विभाजित कर देती है। तो कंपनी अपनी कुल पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करती है। मान लीजिए कि कंपनी को जो कंपनी की कुल पूंजी है वो है 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो कंपनी निवेशकों की सुविधा के लिए इसको अपनी कुल पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर देगी और इसको 50-50 रुपए की 1 लाख इकाइयों में विभाजित कर देगी। इस प्रकार से 50-50 रुपए की 1 लाख इकाइयाँ बना दी गई। अपनी कुल पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया गया है। और जो प्रत्येक इकाई है, प्रत्येक इकाई अंश कहलाती है और इस प्रकार से विभक्त की गई प्रत्येक इकाई अंश कहलाती है। तो अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अंशों के प्रकारों की। तो अंश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से अपनी पूंजी का टुकड़ा किया जा सकता है, जिसमें पहला प्रकार है अधिमान या पूर्वाधिकार अंश और दूसरा है सामान्य अथवा समता अंश। अधिमान अंशों को फिर आगे और विभाजित किया गया है और इसके कई प्रकार हैं। तो अधिमान अंश ऐसे अंश हैं जिन पर लाभांश की दर निश्चित होती है। मान लीजिए कि अगर अधिमान अंश ऐसे लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब कि जो इन अंशों पर जो लाभांश दिया जाएगा कंपनी के अंशधारियों को, वो अंशों के अंकित मूल्य का 10% दिया जाएगा। अगर अंश 50 रुपये का एक अंश है तो इस पर प्रत्येक वर्ष 10% के हिसाब से 5 रुपये लाभांश के रूप में दिए जाएंगे अंशधारी को। तो अधिमान अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और इनको लाभांश प्राप्ति के संबंध में और कंपनी के समापन पर पूंजी की प्राप्ति के संबंध में पूर्वाधिकार होता है सामान्य अंशों पर। तो इन अंशों को लाभांश प्राप्ति और अपनी पूंजी प्राप्ति के संबंध में सामान्य अंशों से पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। इनको लाभांश और पूंजी प्राप्ति का पूर्व अधिकार होता है। तो ये पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश कहलाते हैं। फिर इनको आगे कई प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें है पहला है संचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए कंपनी द्वारा कमाए गए लाभों में से कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में कंपनी अपने अंशधारियों को देती है। तो अगर कंपनी को लाभ होते हैं तो अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, लाभांश का भुगतान किया जाता है। और कंपनी को अगर लाभ नहीं होते किसी वर्ष या पर्याप्त लाभ नहीं होते तो फिर जो है अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन संचयी अधिमान अंश अगर निर्गमित किए हुए हैं तो जिस वर्ष लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अपर्याप्त लाभों के कारण या हानि होने के कारण, उस वर्ष के लाभांश संचित हो जाते हैं और जब अगले वर्ष लाभ होता है तो पहले पूर्व में संचित लाभांश का भुगतान किया जाता है और फिर उस वर्ष के लाभांश का भी भुगतान किया जाता है। तो यानी कि अगर किसी वर्ष लाभांश नहीं होता तो भी उस वर्ष का लाभांश देय होता है संचयी अधिमान अंशधारियों को। और जो सामान्यतः अधिमान अंश निर्गमित किए जाते हैं वे संचयी अधिमान अंश ही निर्गमित किए जाते हैं। दूसरा है असंचयी अधिमान अंश। अगर कंपनी को लाभ नहीं होता या अपर्याप्त लाभ है और अपने अंशधारियों को लाभांश चुकाने में असमर्थ है
तो फिर ऐसा लाभांश ऐसे अंशों पर, असंचयी अधिमान अंशों पर संचित नहीं होता। अगर पर्याप्त लाभ नहीं है तो इन अंशधारियों को लाभांश नहीं मिलेगा। कि ऐसे अंशों पर कंपनी को लाभ होने पर ही लाभांश चुकाया जाता है। अगर कंपनी को लाभ नहीं होते तो असंचयी अधिमान अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता, इनका लाभांश संचित नहीं होता। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, अवशिष्ट भागी यानी कि पार्टिसिपेटिंग, तो जो अधिमान या पूर्वाधिकार अंश हैं इनको सामान्य या समता अंशधारियों से पूर्व में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनको लाभांश पहले चुकाया जाता है। तो अगर कंपनी को लाभ होता है तो पहले लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाया जाएगा और उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा। तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है, फिर समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कुछ लाभ शेष रह जाते हैं तो उन लाभों में भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को, उन लाभों में से भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक हिस्सा लाभांश के रूप में दिया जाता है। इनका भी कुछ भाग रहता है, ये भी शेष बचे हुए लाभों में हिस्सा प्राप्त करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे अंश अवशिष्ट भागी अधिमान अंश या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है लाभों में से, और उसके बाद समता अंशधारियों को। तो समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के बाद भी अगर लाभ शेष रह जाते हैं तो फिर उन शेष बचे लाभों में इस प्रकार के अंशधारियों का कोई भी हिस्सा नहीं होता। इसलिए ये अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। शुद्ध अधिमान अंश, कंपनी इस प्रकार के अंशधारियों को अपने जीवन काल में अंश पूंजी का वापस भुगतान कर देती है। कंपनी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, यानी कि 20 वर्ष तक या 20 वर्ष के अंदर अंदर कंपनी को अधिमान अंशों की राशि का, अधिमान अंश पूंजी की राशि का पुनर्भुगतान करना होता है। तो ऐसे अधिमान अंश जिनकी अंश पूंजी या राशि का पुनर्भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देगी, ऐसे अधिमान अंश शुद्ध अधिमान अंश या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। अशुद्ध अधिमान अंश, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अशुद्ध अधिमान अंश का मतलब होता है कि कंपनी के समापन तक इस प्रकार के अंशों का पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इस प्रकार के अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। कंपनी अशुद्ध अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। परिवर्तनीय अधिमान अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, किसी निश्चित अवधि तक या किसी निश्चित तिथि तक कंपनी अपने अधिमान अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करने के लिए अंशधारियों को अवसर देती है। तो अगर किसी निश्चित अवधि में या किसी निश्चित तिथि तक अगर अधिमान अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवाया जा सकता है तो ऐसे अंश परिवर्तनीय या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, इन अंशों को समता अंशों में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश, इस प्रकार के अधिमान अंशों में संचयी अधिमान अंशों और परिवर्तनीय अधिमान अंशों दोनों प्रकार के अधिमान अंशों के गुण पाए जाते हैं। इन पर जो लाभांश है उसका संचय होता रहता है। अगर लाभ नहीं भी होता कंपनी को तो आगे आने वाले वर्षों में पूर्व में संचित लाभों का भुगतान करना होता है इन अंशों पर, और इन अंशों का किसी निश्चित अवधि में या किसी निश्चित तिथि तक इनको समता अंशों में परिवर्तित भी करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अधिमान अंशों के कुछ प्रकारों की हमने बात की। इसके बाद जो अंशों का दूसरा जो मुख्य प्रकार है वो है सामान्य अथवा समता अंश। तो जो अंश अधिमान अंश नहीं है वे अंश सामान्य अथवा समता अंश कहलाते हैं, और जो समता अंशधारी हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं, वही कंपनी की सामान्य सभाओं में भाग लेते हैं, इनको वोटिंग का अधिकार होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने अंश किसे कहते हैं ये समझा और अंशों के प्रकारों के बारे में बात की। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।